हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों। आप सभी साथियों का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। सफलता का कोई रहस्य नहीं है, यह पूरी तैयारी, कड़ी मेहनत और लगातार संघर्ष का परिणाम है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। साथियों, लगातार आप लोग मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अवश्य और निश्चित रूप से मिलेगी। साथियों, आपके सामने ये एसएससी जीडी के इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न, जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए क्लाइव, ऑप्शन बी माउंटबेटन, ऑप्शन सी चर्चिल, ऑप्शन डी इटली। जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली हुआ करते थे। साथियों, ऑप्शन ए में आप देखिएगा रॉबर्ट क्लाइव हैं, जिन्होंने 1757 प्लासी का युद्ध में नेतृत्व करने का काम किया था। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में भारत के आखिरी वायसराय थे और लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष? आपका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। साथियों, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष भारत का राष्ट्रपति, राज्यपाल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए आयु 35 वर्ष चाहिए। साथियों, 25 वर्ष की आयु विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा का जो मेंबर्स होते हैं और विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो बनने के लिए आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने, स्थानीय स्वशासन के किस स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई? जी हाँ साथियों, स्थानीय स्वशासन के किस स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई? पहला ऑप्शन है ग्राम स्तर, दूसरा है ग्राम एवं खंड स्तर, ऑप्शन सी है ग्राम खंड एवं जिला स्तर, ऑप्शन डी है ग्राम खंड जिला एवं राज्य स्तर। आंसर हो जाएगा ग्राम खंड एवं जिला स्तर। साथियों, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था 1959 को नागौर राजस्थान से चालू किया गया था। स्थानीय स्वशासन संविधान की अनुसूची 11वें में और नगरीय स्वशासन संविधान की 12वीं अनुसूची में लिखित है। अगला प्रश्न आपके सामने, श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? साथियों, श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट, ऑप्शन बी है विदेशी व्यापार के आंकड़ों की जानकारी, ऑप्शन सी है रिजर्व बैंक द्वारा जारी ऋण पत्र, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी। श्वेत पत्र साथियों सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने, साथियों, मृत्युदंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को क्षमादान का अधिकार संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है? जी हाँ साथियों, आपके सामने है प्रश्न, मृत्युदंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को क्षमादान का अधिकार संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है? धर्मगुरुओं को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को? आपका आंसर हो जाएगा मृत्युदंड की सजा माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। देखिए, सजाओं को थोड़ा सा कम करने का अधिकार राज्यपाल को भी है, लेकिन मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को। भारत का कोई राष्ट्रपति होगा, यह आर्टिकल नंबर 52 में लिखा है, और भारत का एक राज्यपाल होगा, यह आर्टिकल 153 में लिखा हुआ है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। साथियों, मैं क्वेश्चन कराने के साथ साथ बीच बीच में एडिशनल कुछ क्वेश्चन भी करवाते जाऊंगा, जिन ऑप्शन से आपको कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, एक विधेयक कानून तब बनाता है जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, या इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, या इस पर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर हो जाते हैं, या इस पर लोकसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो जाते हैं। कोई भी विधेयक कानून कब बन जाता है? जी हाँ साथियों, पहले जैसे किसी भी मुद्दे को अपन को सदन में लाना है, वो पहले बिल के रूप में पेश किया जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति उसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं, वह एक्ट के रूप में लागू हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे एक प्रश्न है, एक विधेयक कानून तब बनता है जब इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का वह भाग जो संविधान निर्माताओं की मनोदशा तथा आदर्शों को सही ढंग से व्यक्त करता है, वह
है। भारतीय संविधान का वह भाग जो संविधान निर्माताओं की मनोदशा तथा आदर्श को सही ढंग से व्यक्त करता है वह है नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार या फिर मौलिक कर्तव्य या फिर नागरिकता। आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार हम अमेरिका के संविधान से लिए हैं। मौलिक कर्तव्य को हम 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा रूस के संविधान से लिए हैं। और नागरिकता आर्टिकल 1 से आपको पहला पता होगा नागरिकता भारत के संविधान में आर्टिकल किस आर्टिकल में दिया गया, आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थोड़ा सा क्लियरली आप थोड़ा सा नागरिकता बताइएगा कि किस आर्टिकल में दिया गया, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न आपके सामने, अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने दिया है केवल प्रधानमंत्री को, केवल राज्यपाल को, केवल राष्ट्रपति को या ऑप्शन डी राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने, लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार होता है। जी हाँ साथियों, लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार होता है राज्य की जनसंख्या, राज्य का क्षेत्रफल या विधानसभा की सदस्य संख्या या जिलों की संख्या। लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। भारत में सर्वाधिक लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या केंद्रीय मंत्रिमंडल? आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। विधेयक जो आपको धन विधेयक ये हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? साथियों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? ठक्कर आयोग ने, अयंगर समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने या फिर स्वर्ण सिंह समिति ने? आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न आपके सामने, आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 368, आर्टिकल 370 या कहूं तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 370। तो आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 में दी गई है। भारत में आपातकाल 3 बार लग चुका है, 1962, 1971, 1975। आर्टिकल 356 की बात करूं या आर्टिकल 356 की बात करूं तो यह राष्ट्रपति शासन को बतलाता है, या बात करूं मैं आर्टिकल 368 की या बात करूं मैं आर्टिकल 368 की तो यह संविधान संशोधन के बारे में बताता है। और संविधान संशोधन हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। आपातकाल यदि कोई बात करेगा तो आपातकाल को हमने जर्मनी के संविधान से लिया है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 33 से 48, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 39 से 54, अनुच्छेद 41 से 56। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज्य प्रारंभ किया गया? जी हाँ, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज्य प्रारंभ किया गया? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? आंसर हो जाएगा राजस्थान। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज? नागौर, राजस्थान, 1959 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने, वैयक्तिक सत्याग्रह या मैं कहूँ इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने प्रारंभ किया? जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, विनोबा भावे या महात्मा गांधी? आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे ने ही वैयक्तिक सत्याग्रह प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न आपके सामने, साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? जी हाँ, गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें भाग लेने वाले
प्रतिनिधि कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और कांग्रेस ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। सरोजनी नायडू आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। जी हाँ, सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी जिनको उत्तर प्रदेश का पहला महिला राज्यपाल बनाया गया, जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। सरोजनी नायडू वही महिला है जो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला बनी थी, अध्यक्ष बनी थी 1925 में। यदि कोई बात करे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट 1917। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। जी हाँ, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था? ऑप्शन ए सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी सी आर दास। आंसर हो जाएगा आपके आंसर हो जाएगी सत्येंद्रनाथ टैगोर। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। भारत में सिविल सर्विसेज की शुरुआत करने वाला व्यक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। यह भी प्रश्न आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने, सन 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया? जी हाँ, सन 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, झांसी की रानी या फिर मंगल पांडे। आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। जी हाँ साथियों, सन 1857 की क्रांति को स्टार्ट करने वाले पहले व्यक्ति मंगल पांडे थे। उन्होंने अपना सबसे पहले बलिदान देने वाले भारत के व्यक्ति थे। अगला प्रश्न आपके सामने, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? जी हाँ, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? 1892 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, या फिर 1909 के मिंटो मार्ले सुधार, या 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या 1935 का भारत सरकार अधिनियम। आंसर हो जाएगा 1909 के मिंटो मार्ले सुधार। अगला प्रश्न आपके सामने, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1557, 1657, 1757 या फिर 1857। आंसर हो जाएगा 1757। साथियों, आपसे मैं पहले प्रश्न पूछ चुका था, नागरिकता संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में दिया हुआ है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आपके, ये भी प्रश्न मैं करवा चुका हूं कि प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव की अध्यक्षता में रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। जी हाँ, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 2 अक्टूबर 1869, 14 नवंबर 1889, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्मदिन हम लोग सब मनाते हैं। अहिंसा दिवस के रूप में भी इस दिवस को मनाया जाता है। 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की बर्थडे के रूप में हम लोग सब मनाते हैं, जिसको बच्चे बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ये भी डेट आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या महात्मा गांधी। आपका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड हैलिफैक्स। आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर लाहौर। आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में बैनर्जी जी की अध्यक्षता में 1885 में हुआ था। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित मैंने एक वीडियो अलग से अपलोड कर दी है ट्रिक के साथ, तो वो भी वीडियो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहा था महात्मा गांधी ने, गोखले ने या सुभाष चंद्र बोस ने या लोकमान्य तिलक ने। आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहा था। अगला प्रश्न आपके सामने,
भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन करने वाला व्यक्ति था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत या कहें हड़प नीति को चालू करने वाला व्यक्ति था। लॉर्ड माउंटबेटन को मैं बता चुका हूं, ये आखिरी वायसराय था और भारत के पहला गवर्नर जनरल ये था। अगला प्रश्न आपके सामने, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? जी हाँ साथियों, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्नवालिस, विलियम बेंटिंक या रॉबर्ट क्लाइव। आपका आंसर हो जाएगा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। कर लगाने की भारत में 3 तरह की प्रणालियां दी गई थी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को स्टार्ट किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था और महालवाड़ी जो व्यवस्था है उसको लॉर्ड हेस्टिंग ने स्टार्ट किया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको दिमाग में रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? जी हाँ साथियों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, लाला लाजपत राय या मौलाना आजाद। आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। अगला प्रश्न आपके सामने, महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? मार्च 1930, जून 1930, अगस्त 1930 या सितंबर 1930। आंसर हो जाएगा मार्च 1930। 240 मील की यात्रा दांडी से लेकर के साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक चलाई गई थी। इस यात्रा से ही 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होकर 6 अप्रैल 1930 तक चली थी यह यात्रा। और इसी दौरान भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के स्टार्ट किया जाता है। यह बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद ही गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसका आयोजन 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति भीमराव अंबेडकर थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। लॉर्ड इरविन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 5 मार्च 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न आपके सामने, जन गण मन कब और कहां पर सर्वप्रथम गाया गया था? जी हाँ साथियों, जन गण मन कब और कहां पर सर्वप्रथम गाया गया था? 1947 दिल्ली में, 1950 दिल्ली में या 1931 कलकत्ता में या 1911 कलकत्ता में। आंसर हो जाएगा 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था। साथियों, आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो अपना राष्ट्रीय गीत तो जो वंदे मातरम को कब गाया गया था पहली बार? 1896 में इसको भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। तो साथियों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत आभार।